सोचो, जिस माँ पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, अगर वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाए तो आखिर इस माँ के प्यार के पीछे कौन सा खौफनाक राज छुपा था। आज हम बात करेंगे मॉमी वुड नेवर हर्ट यू की, एक ऐसी कहानी जो आखिर तक आपको सस्पेंस में रखेगी। तो आइए जानते हैं। तो कहानी शुरू एक फैमिली को दिखाने से होती है जिसमें माँ का नाम मोनिका और उसकी दो बेटियां राइली और बेथ थीं। ये फैमिली बाकी फैमिली से काफी अलग थी। हाल ही में मोनिका के हस्बैंड की मौत हुई है, जिसके बाद से मोनिका बदल सी गई है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गई है। वो अपनी बेटियों को घर से बाहर जाने नहीं देती, न स्कूल जाने देती है, न दोस्तों से मिलने देती है। ये घर राइली और बेथ के लिए जैसे जेल बन चुका है और राइली और इस घुटन भरे घर में रह नहीं सकती थी। इसलिए एक दिन वो बेथ के साथ भागने की डिसाइड करती है, मगर बेथ अपनी माँ को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, तो राइली अकेली ही निकल जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 3 साल बाद, जहां हम बेथ और मोनिका को देखते हैं। और अब बेथ काफी बीमार और वीक हो गई थी, उसकी स्किन सफेद पड़ चुकी थी और उसे चलने में भी मुश्किल हो रही थी। मोनिका उसे ब्रेकफास्ट देती है और एक अजीब सी टैपिंग रिचुअल परफॉर्म करती है। ये एक तरह की हीलिंग प्रोसेस था। मोनिका का मानना था कि इससे बेथ अच्छा महसूस करेगी। उसी दिन उनके दरवाजे पर राइली इतने दिनों के बाद दस्तक देती है, मगर उसे देखकर मोनिका खुश होने से ज्यादा इस बात को लेकर परेशान हो जाती है कि राइली अपने साथ कितने सारे जर्म्स लेकर आई है। वो उसे घर में एंटर करने से पहले नहाने के लिए कहती है। असल में बेथ का इम्यून सिस्टम काफी वीक था, कोई भी जर्म या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन उसके लिए जानलेवा हो सकता था। इसलिए राइली उसकी बात मान लेती है और खुद को प्रॉपरली सैनिटाइज करने के बाद वो जाकर मिलती है बेथ से। बेथ खुश तो थी मगर नाराज भी। वो राइली से ठीक से बात तक नहीं करती। असल में ऐसे सरप्राइज के लिए वो रेडी नहीं थी, उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए था, इसलिए राइली उसे टाइम देती है। फिर वो मोनिका के पास जाती है और उसे अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाती है और अपने फियांसे एडन के बारे में बताती है, जो एक नर्स था। आज उसी की वजह से राइली अपना ख्वाब पूरा कर पाई है। उसकी एक बेकरी है जो वो काफी सक्सेसफुली रन कर रही है। शादी से पहले राइली एडन को अपने फैमिली से मिलवाना चाहती थी, इसीलिए वो ऑलरेडी एडन को इस घर में आने के लिए इनवाइट कर चुकी थी। मोनिका इस बात से बहुत खुश हो जाती है और राइली को कंग्रेचुलेट करती है। मगर इसके बाद राइली को जो पता चलता है वो काफी सैड न्यूज थी। उसे पता चलता है बेथ की बीमारी के बारे में, जिस बीमारी में इंसान का इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नर्व पे पड़ता है। ऐसे पेशेंट्स को प्योर एटमॉस्फेयर और प्रॉपर केयर की जरूरत होती है। इसीलिए मोनिका सैनिटाइजेशन के ऊपर इतना जोर देती है। उसे सिर्फ ऑर्गेनिक फूड दिया जाता है जो एक जेन नाम की लेडी वीकली डिलीवर करती है, और वेजीज उनके अपने ग्रीन हाउस से ही मिल जाते हैं। बेथ की डाइट को लेकर मोनिका इतनी स्ट्रिक्ट थी कि राइली उनके लिए जो कप केक्स लाई थी, मोनिका ने उसे भी फेंक दिया था। राइली को बेथ के लिए सच में बहुत बुरा लगता है, मगर मोनिका का बिहेवियर कुछ ज्यादा ही अजीब था। पता चलता है इन 3 सालों में जब से उसकी बेटी डायग्नोज हुई है, बेथ ने घर से बाहर कदम नहीं रखा। इस घर की विंडोज भी हमेशा बंद रहती थी और मोनिका उसे होम स्कूलिंग करवाती थी। वो उसे कंप्यूटर यूज करने नहीं देती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बेथ किसी गलत काम में न पड़ जाए। अब राइली धीरे धीरे बेथ के साथ वक्त गुजारने लगती है और उसे चीरअप करने लगती है। वो उसे एडन की पिक्चर्स दिखाती है। तभी अचानक बेथ को दौरे पड़ने लगते हैं। मोनिका आकर उसे संभालती है और सारा इल्जाम राइली पर डाल देती है। वो कहती है, तुम्हारे फोन पे जो बैक्टीरियाज थे उसी का रिएक्शन है ये। राइली बेथ की ये हालत देखकर बहुत डर जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके सब कुछ बताती है, जिस पर एडन कहता है कि मुझे तो इस बीमारी के बारे में नॉलेज नहीं है, हमें किसी स्पेशलिस्ट से बात करनी होगी। मगर किसी के घर से निकलना मना है, ये बहुत रेयर केस में होता है। हम देखते हैं कि मोनिका दरवाजे के बाहर से राइली की सारी बातें सुन रही थी। इससे पहले भी जब राइली बेथ के साथ थी, तब भी न जाने क्यों वो उन पर नजर रख रही थी। नेक्स्ट डे जब जेन उनका सामान देने आती है तो राइली रिसीव करती है और वो उससे कुछ बातें करती है जो मोनिका को पसंद नहीं आता। राइली सबके लिए केक्स बनाना चाहती थी, वो भी मोनिका अलाउ नहीं करती। राइली को अजीब तो लगता है, मगर उसकी माँ ऐसी ही है तो वो इतना ध्यान नहीं देती। रात में जब वो बेथ के बाल बना रही थी, वो देखती है कि बेथ को बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, साथ में उसके नेल्स भी काले पड़ने लगे थे। वो फिर से एडन से इस बारे में बात करती है। वो बेथ के हेयर और नेल्स के पिक्चर्स भेजती है, जिसके बाद एडन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करता है। उसे पता चलता है कि जो बीमारी बेथ को है उसमें स्किन का सफेद पड़ जाना, वीकनेस, पेट में दर्द, ये सब इस बीमारी का इफेक्ट हो सकता है, मगर हेयर फॉल और नाखून काले पड़ना बिल्कुल भी नहीं। राइली ये भी मेंशन करती है कि उसने यहाँ पर डिशेस और फ्रिज हैंडल पर व्हाइट पाउडर जैसा कुछ देखा है। क्या ये हो सकता है कि बेथ किसी सैनिटाइजिंग ऑब्जेक्ट से एलर्जिक हो? एडन कहता है ये फूड से रिलेटेड हो सकता है, जरूर बेथ कुछ ऐसा खा रही है जो उसे सूट नहीं कर रहा। एडन राइली को बेथ का हेयर सैंपल भेजने के लिए कहता है, जो इस बार भी मोनिका दरवाजे के बाहर से सुन लेती है। राइली रात के अंधेरे में बेथ के कमरे में जाती है और बेथ के कुछ बाल ले लेती है, जिसके बाद वो सो जाती है। और उसके सो जाने के बाद मोनिका उसके कमरे में आती है। वो उसके फोन में कुछ चेक करने लगती है, मगर लॉक खोल नहीं पाती। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मोनिका
मोनिका का मूड बहुत अच्छा है। वो जेन के लिए कुकीज बना रही थी जो वो राइली के हाथ भेजती है। राइली सामान रिसीव करने के बहाने जेन को एक एनवलप पोस्ट करने के लिए कहती है। उसमें बेथ के बाल थे जो वो मोनिका से छुपकर एडन को भेज रही थी, मगर मोनिका को उनकी सारी बातें क्लियरली सुनाई दे रही थी। वो उस एनवलप को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होती, यहाँ तक कि राइली से कुछ पूछती भी नहीं। वो सबके लिए पैनकेक्स बनाने लगती है, लेकिन उसी दिन अचानक राइली बीमार पड़ जाती है। यहाँ पर आने के बाद से उसे थोड़े बहुत चक्कर आ रहे थे। आज कुछ ज्यादा ही हो गया। मोनिका उसे रेस्ट करने के लिए कहती है और उसे टी बना के देती है, मगर राइली बोर हो रही थी तो वो बेथ का मेकअप करने लगती है। वो बेथ को अपने कुछ कपड़े भी देती है ट्राई करने के लिए। बेथ ये सब बहुत एंजॉय कर रही थी, मगर अचानक उसके पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगता है। राइली उसे एक पेन किलर देती है, जिस पर उसकी माँ उससे भी नाराज हो जाती है। लास्ट टाइम की तरह इस बार भी सारा इल्जाम राइली के मेकअप और कपड़ों पर डालती है। इस हालत में भी वो बेथ को एक कच्चा अंडा खिलाती है, जिससे वो उस टैबलेट को वॉमिट कर दे। राइली को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसकी माँ इतनी पागल क्यों हो रही। वो फिर से एडन को कॉल करती है और इस सारी सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करती है, मगर वो बात खत्म कर पाती इससे पहले ही मोनिका उससे उसका फोन छीन लेती है और उसे तोड़कर ग्रीन हाउस में कहीं छुपा देती है। नेक्स्ट डे जब राइली डिलीवरी लेने जाती है तो उसे पता चलता है आज कोई और ही डिलीवरी देने आया है और जेन की मौत हो चुकी है। उस दिन उनके घर से लौटते वक्त ही उसे हार्ट अटैक हो गया था। राइली उसे अपने एनवलप के बारे में पूछती है, जिस पर वो आदमी कहता है जेन की गाड़ी में जितना भी सामान था उन्हें डिलीवर कर दिया गया है, तो शायद तुम्हारा एनवलप भी पहुंच चुका होगा। राइली को जेन के बारे में सुनकर बहुत हैरानी होती है। वो एडन से बात करना चाहती थी, मगर उसे अपना फोन कहीं नहीं मिल रहा था। बहुत बार बोलने के बाद मोनिका उसके साथ ग्रीन हाउस में जाती है। कुछ देर तक वो ढूंढने का नाटक करती है, मगर वो फोन कहीं नहीं मिलता। राइली ऑनलाइन एक नया फोन ऑर्डर देना चाहती थी, इस पर भी मोनिका इजीली राजी नहीं होती। राइली उसे काफी देर मनाती है, तब जाकर वो राजी होती है और राइली उसके कंप्यूटर में लॉग इन करके एडन को अपने फोन के मिसिंग होने के बारे में मेल करती है। लेकिन इसके बाद ही अचानक वो बीमार पड़ जाती है। उसे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही थी और वो काफी कमजोर महसूस कर रही थी, इसलिए राइली लॉग आउट किए बिना ही जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद जब एडन रिप्लाई करता है, वो मेल राइली तक नहीं पहुंचता। वो जान नहीं पाती कि एडन को वो एनवलप मिल चुका है और उसे टेस्ट रिजल्ट भी मिल चुका है, जो काफी शॉकिंग था। बेथ के हेयर में थैलियम मिला है, यानी बेथ को घर में स्लो पॉइजन किया जा रहा है। वो राइली को बेथ को लेकर उस घर से निकलने के लिए कहता है, साथ में ये भी कहता है कि मैं आज रात ही तुमसे मिलने आ रहा हूँ। ये मैसेज राइली की जगह मोनिका पढ़ लेती है और पढ़ने के बाद डिलीट भी कर देती है, जिसके बाद वो अपने होने वाले दामाद को वेलकम करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है मोनिका के असली नेचर के बारे में। वो खुद ही अपनी बेटियों को पॉइजन दे रही है, उनकी चाय और खाने में मिलाकर। राइली को जो वो व्हाइट पाउडर देखा था वो थैलियम ही था। यहाँ तक कि आज एडन के आने के बारे में जानकर वो उन्हें दवा देकर बेहोश कर चुकी थी। जब रात में एडन आता है तो वो उसे भी खाने के लिए पॉइजन कुकीज देती है। ये वही पॉइजन था जो उसने जेन के कुकीज में मिलाया थी, जिससे फौरन हार्ट फेल हो जाता है। राइली के आने के बाद से जेन कुछ ज्यादा ही उनके बारे में इंटरेस्ट ले रही थी, जो मोनिका के लिए खतरा बन सकता था, इसलिए उसने उसे खत्म कर दिया। और अब एडन को भी उस पर शक था। वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो एडन को भी मारकर ग्रीन हाउस में छुपा देती है। अगले दिन राइली को होश आता है। वो पहले से भी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी थी, बिल्कुल बेथ की तरह। मोनिका उसे चाय देती है तो वो नोटिस करती है उस चाय में व्हाइट पाउडर जैसा कुछ मिलाया गया है। साथ में उसके बाल भी बहुत झड़ रहे थे। वो बहुत डर जाती है, इसलिए अपना सामान पैक करती है और बेथ को बुलाने जाती है। राइली उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है। वो बेथ से कहती है, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, बाहर जाने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। असल में हमारी माँ ही हमें पॉइजन दे रही है। मगर बेथ उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती और उसके साथ जाने के लिए राजी नहीं होती, इसलिए राइली अपनी बात साबित करने के लिए विंडोज खोल देती है। तभी मोनिका कमरे में आ जाती है। वो बेथ को अपना नाक और मुंह बंद करके वॉशरूम जाने के लिए कहती है और यहाँ वो राइली को धमकी देती है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मगर बेथ को मैं जाने नहीं दूंगी। वो कहती है कि तुम्हारे डैड को खोने के बाद से मेरा बस एक ही मकसद रहा है, अपनी फैमिली को अपने पास रखना, उनकी देखभाल करना और उनकी हिफाजत करना। इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, अपनी बेटियों को पॉइजन देने तक। राइली तो भाग गई, मगर उसने बेथ को गलत दवा देकर स्लो पॉइजनिंग के जरिए उसे बीमार कर रखा, जिससे वो कभी भी उसे छोड़कर जा न सके। उसका ब्रेन वॉश भी कुछ इसी तरह किया गया है कि वो घर से बाहर कदम रखने से डरती है। राइली को घर के बाहर एडन की गाड़ी भी दिखती है। वॉशिंग मशीन में उसके कपड़े और जूते थे, मगर घर में एडन कहीं नहीं दिख रहा था। राइली उसे ढूंढते हुए ग्रीन हाउस में जा पहुंचती है तो उसे वहां एडन की लाश मिलती है। तब वहां मोनिका आती है और एडमिट कर लेती है कि मैंने ही एडन का खून किया है, क्योंकि वो तुम्हें मुझसे दूर कर रहा था। इस सब से राइली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मोनिका पर चीखने लगती है। तब मोनिका राइली के हाथ पांव बांधने लगती है और ये सब कुछ बेथ देख लेती है। अपनी माँ की करतूतों से उसके दिल में भी शक पैदा होने लगा था। वो घर से बाहर जाती है और खुली हवा में सांस लेती है और उसे यकीन हो जाता है कि राइली सही थी, इसलिए वो अपनी बहन को बचाने के लिए ग्रीन हाउस में जाती है। वो अपने गले में चाकू रखकर मोनिका को डराती है। वो कहती है
कि अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मोनिका मजबूरन राइली को छोड़ देती है और राइली उसके हाथ बांधकर बेथ को लेकर बाहर भागती है। उसके पास अपनी गाड़ी की चाबी तो थी मगर वो ड्राइव करने की हालत में नहीं थी, इसलिए वो बेथ को गाड़ी चलाने का कहती है। इसी बीच मोनिका भी खुद को आजाद करके एडन की गाड़ी से उन्हें चेस करने लगती है, जिस दौरान दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें बेथ जख्मी हो जाती है। राइली की हालत भी काफी खराब हो गई थी। अब अपनी बेटियों की ऐसी हालत देखकर मोनिका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उन्हें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो अपनी बेटियों को मारने ही वाली थी। अब अपनी गलती का एहसास होने के बाद मोनिका राइली की मदद करती है और बेथ को गाड़ी से निकालती है और इसके बाद वो पुलिस के पास जाकर सरेंडर भी कर देती है। सीन फिर से शिफ्ट होता है कुछ महीनों बाद, जहां हम राइली और बेथ को देखते हैं। वो दोनों अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वो दोनों जेल में अपनी माँ से मिलने जाती हैं और अब मोनिका भी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास था और अब उसकी आंखों में अपनी बेटियों के लिए सच्चा प्यार भी झलक रहा था। और बस इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।